हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलीसेकेराइड के बारे में। उससे पहले हमने मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। ठीक है, अब आगे हम पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि जो पॉलीसेकेराइड है उनका जो निर्माण जो होता है वो 10 या फिर उनसे अधिक मोनोसेकेराइड के अणु से होता है। तो इसमें पहले पॉइंट लिखेंगे, द पॉलीसेकेराइड is made to 10 or atoms of monosaccharide। जो पॉलीसेकेराइड है वो 10 या फिर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो आधारभूत सूत्र है, आधारभूत सूत्र मतलब बेसिक फॉर्मूला या फिर जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो C6H10O5 है। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड इज, तो क्या है, C6H10O5 ब्रैकेट में N। तो ये जो N है ये मोनोसेकेराइड की अणुओं की संख्या है। ये जो N जो है, ये जो मोनोसेकेराइड के जो भी अणु हैं मतलब O5 H10 वो उनके अणु की संख्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो मोनोसेकेराइड है वो जल में अविलीय होते हैं, मतलब इनसॉल्युबल होते हैं, जल में मिल नहीं सकते, अविलीय, घुलनशील नहीं होते। घुलनशील मतलब विलीय हो जाते हैं सॉल्युबल, और अविलीय होते हैं मतलब इनसॉल्युबल। The polysaccharide are insoluble या फिर insoluble एंड स्वादहीन, मतलब इनका कोई टेस्ट नहीं होता। मतलब जैसे कि हम जैसे कोई शर्करा को ले लें तो उसमें मीठा टेस्ट आता है, पर इनमें जो पॉलीसेकेराइड है उनमें कोई भी टेस्ट नहीं आता। मतलब ये स्वादहीन मतलब टेस्टलेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पॉलीसेकेराइड है इसलिए इन्हें क्या नहीं किया जाता, शर्करा नहीं कहा जाता। दे आर नॉट शुगर। अब उसके आगे लिख सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट शुगर, इसलिए ये क्या नहीं होते, शर्करा नहीं होते। अब पॉलीसेकेराइड के टाइप्स देखेंगे, पॉलीसेकेराइड के भेद।
टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में पहले होता है होमोपॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका टाइप है सबसे पहले होमोपॉलीसेक्राइड में लिखेंगे ऐसा पॉलीसेक्राइड जिनका निर्माण एक समान प्रकार के मोनोसेक्राइड अणु से होता है। These polysaccharide which made a same type of monosaccharide is called homopolysaccharide। होमोपॉलीसेक्राइड मतलब जो भी पॉलीसेक्राइड जिनका जो एक समान रूप के मोनोसेक्राइड से मिलते हैं, मतलब अलग अलग रूप से नहीं। जैसे कि माल्टोस है फिर ग्लूकोज आ गया, मतलब अगर कोई माल्टोस है तब वो माल्टोस ही ग्रुप जुड़ेंगे, उसी से ही फिर वो पॉलीसेक्राइड बनेगा। मतलब अलग अलग टाइप की जो शर्करा है वो मतलब मोनोसेक्राइड है वो नहीं जुड़ेंगे। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हो गया, और काइटिन हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, और इंसुलिन भी होता है। और एक्सेट्रा। तो ये एक समान प्रकार के रूप से बनते हैं। जैसे कि जो सेल्यूलोज है वो सिर्फ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ते जाते हैं, तब उससे क्या हो जाते हैं, सेल्यूलोज बन जाते हैं। तो ऐसे सारे के सारे एक समान रूप के जो मोनोसेक्राइड है उससे बनते हैं। नेक्स्ट है वो है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में आप लिखेंगे दे आर मेड टू डिफरेंट, या फिर लिख सकते हैं वेरियस टाइप्स
दे आर मेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब ये अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइडों से बने होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इनका। एग्जाम्पल जैसे कि इनका हो गया, जैसे एक पैक्टिन हो गया, और अपना हिपेरिन हो गया, और हेमिसेल्यूलोज हो गया। ये भी एक सेल्यूलोज का टाइप है, पर ये अलग अलग टाइप के जो ग्लूकोज के साथ किसी और बॉन्ड की भी चेन आ जाती है, तब इसलिए वो हेमिसेल्यूलोज बन जाता है। हिपेरिन आप जानते होंगे एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है, मतलब ये किसी भी चीज को लिक्विड से सॉलिड को बनने में नहीं देता। जैसे कि हमारा ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स में रहता है, तब वो लिक्विड ही रहता है, सॉलिड नहीं रहता, क्योंकि उसमें हिपेरिन होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, सॉलिड नहीं बन पाता। पैक्टिन, हिपेरिन, हेमिसेल्यूलोज, चलो इतने बहुत है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, अब हम ये जो कुछ जो भी इम्पोर्टेंट टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी जो महत्वपूर्ण प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, मतलब जो हमारे काम में आते हैं। तो इनमें से पहला है मंड। मतलब स्टार्च। मंड मतलब स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो होता है ये जल में अम्लीय होते हैं। दे आर insoluble in water, मतलब ये जल में घुलनशील नहीं होते, विलेय नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो पौधों में जो होते हैं, पौधों में जो भी स्टोर्ड फूड के रूप में जो रहता है, मतलब संचित भोजन पदार्थ के जो रूप में रहता है, वो स्टार्च ही मिलते हैं। जैसे आलू हो गया, तो आलू में ज़्यादातर स्टार्च होता है, क्योंकि जो पोटैटो का जो प्लांट है उसका जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन द प्लांट्स, in the plants, the stored food is generally स्टार्च। ज़्यादातर क्या होते हैं, स्टार्च ही होते हैं। कभी कभी स्टार्च भी नहीं होते, जैसे मैनिटोल लेमिनेरिया हो जाता है, कुछ और भी स्टोर्ड फूड के रूप में काम करते हैं, और ज़्यादातर प्लांट में स्टार्च होते हैं। ठीक है, ये हो गया मंड के बारे में, स्टार्च के बारे में। अब एक और पॉइंट इसका लिखेंगे कि जो मंड जो होते हैं स्टार्च, वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, जो मंडकण जो बनता है स्टार्च ग्रेन, वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बनते हैं। द मंडकण मतलब स्टार्च ग्रेन is made from amylose and amylopectin। एमाइलोस्टोज या फिर एमाइलोपेक्टिन से बनता है। तो ये हो गया स्टार्च के बारे में।
अब नेक्स्ट जो है वो है अपना सेल्यूलोज। सेल्यूलोज लिखते हैं एक बार। सेल्यूलोज ठीक, सेल्यूलोज लिखेंगे। ये जो सेल्यूलोज है ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ या फिर कार्बोहाइड्रेट भी हम कह सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो भी कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो भी कार्बनिक तत्व ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या है, सेल्यूलोज है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे। largest quantity of the largest quantity of organic element found in world या फिर अलग found in earth is cellulose। मतलब जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो कार्बनिक जो तत्व है जो पृथ्वी पर पाया जाता है उसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। सेल्यूलोज ही होता है वो। नेक्स्ट है कि ये कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल, उसका घटक होते हैं यानी कंपोनेंट होते हैं। मतलब जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, सेल्यूलोज की पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सेल्यूलोज is component, the cellulose is component of cell wall, मतलब कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो होता है ग्लूकोज का भूलक होता है। मतलब ग्लूकोज से बनता है ये। ग्लूकोज मतलब कोई ग्लूकोज है तब उसकी काफी सारी चेन बन जाती है। ठीक है, मतलब ये एक होमोपॉलीसेक्राइड है। मतलब एक ही बस ग्लूकोज जब काफी सारे 10 या फिर 10 से ज्यादा जब बना लेते हैं तब क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तब they are polymer of glucose, मतलब ये ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जो पौधों में जो कुल कार्बन का जो भाग होता है, मतलब पौधे मतलब उनमें जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसमें जो भी उनमें कार्बनिक तत्व का भी जो पार्ट होता है वो 50% किसका होता है, सेल्यूलोज का होते हैं। क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है तो 50% जो पार्ट जो होता है कार्बनिक तत्व का वो क्या हो जाते हैं, सेल्यूलोज। the total part of organic matter in
plants the cellulose आगे हो जाएगा, the cellulose covers 50% part of organic matter। मतलब ये 50% कार्बनिक जो भाग है उसका ये कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सर्वाधिक मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो कपास में जो पाया जाता है, कपास के रेशे में जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मतलब जो बीटी कॉटन जो होता है ना, कपास का जो रेशा होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है, मतलब 90% उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। बीटी कॉटन में सबसे ज़्यादा क्या कौन सा जो तत्व पाए जाते हैं, तो वो सेल्यूलोज है। इन बीटी कॉटन, अगर कॉटन भी लिख सकते हो, बीटी को हटा दो। इन कॉटन द 90% part covers cellulose। मतलब 90% पहाड़ जो बीटी कॉटन में होते हैं वो सेल्यूलोज कवर करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट है, सेल्यूलोज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है वो है 11वां जो है वो है ग्लाइकोजन। मतलब तीसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ठीक है, ग्लाइकोजन के बारे में अब हमें पढ़ना है। ग्लाइकोजन जो होते हैं वो जंतु व कवक में संचित भोज्य पदार्थ का काम करते हैं। मतलब जो जंतु होते हैं, मतलब हम ह्यूमंस और एनिमल्स और जो फंगस जो होते हैं कवक में, उनमें ये संचित भोजन पदार्थ का काम करते हैं। जैसे हमारे में स्टोर्ड फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। मतलब ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तब इन animals and fungus the stored food is glycogen। ग्लाइकोजन मतलब जो एनिमल्स मतलब जो जंतु होते हैं और जो कवक जो होते हैं उनमें जो स्टोर्ड फूड का काम कौन करता है, ग्लाइकोजन करता है। नेक्स्ट है कौन सा, पेक्टिन। ये इम्पोर्टेंट है, पेक्टिन। पेक्टिन के बारे में पढ़ना है। पेक्टिन क्या होता है, पेक्टिन होता है ये जो कोशिका भित्ति के बीच में जो मध्य पटलिका जो होती है, मिडल लेमिला, मतलब कोई भी मान लो कोशिका भित्ति है, इसकी जो बीच का पार्ट जो होता है उसे हम मध्य पटलिका मतलब मिडल लेमिला, मतलब ये सेल्स में पाई जाती है। सेल्स में जो स्पिंडल फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर के बाहर की साइड ये पाई जाती है मध्य पटलिका, मतलब क्या कहते हैं इसे हम, मिडल लेमिला। ठीक, ये कोशिका भित्ति का
The pectin is main component of middle lamella. मतलब ये मध्य पटलिका का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो पेक्टिन जो होता है, इसका जो प्रयोग जो होता है ये खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है, जैसे जेली वगैरह, इनमें भी इसका यूज करते हैं। द यूज ऑफ पेक्टिन आर इन जेली में यूज करते हैं, या फिर हमें मार्मेलेडे में इसको यूज करते हैं। मार्मेलेडे मतलब मुरब्बा, जैसे आंवला का मुरब्बा वगैरह, इसमें हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हो गया पेक्टिन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है अपना काइटिन। काइटिन क्या होता है? काइटिन ये जो होता है ये एन एसिटाइल या फिर डी ग्लूकोसाइमिन, ये क्या होते हैं? एन एसिटाइल और डी ग्लूकोसाइड का विलय होता है। मतलब ये जो काइटिन जो होता है ये एक होमोपॉलीसेकेराइड नहीं होता, ये एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, पेक्टिन, हिपेरिन और ये जो हेमिसेल्यूलोज होते हैं ये क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं। काइटिन में आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दिस इज द component of N-acetyl और D-ग्लूकोसाइमिन। ठीक है, इनका घटक होता है एन-एसिटाइल और डी ग्लूको ओ भी आ जाएगा। एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ, डी ग्लूकोसाइमिन का ये क्या हो जाता है? घटक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, या फिर यहीं पे लिख लेते हैं, द एंडोस्केलेटन ऑफ फंगस या फिर फंजाई एंड आर्थ्रोपोडा या फिर इंसेक्ट्स is made up of chitin। मतलब जो भी कवक होते हैं और जो भी कीट मकोड़े होते हैं उन सभी का जो कंकाल जो होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, काइटिन जो होता है, नेक्स्ट है जो काइटिन जो है वो सेल्यूलोज के बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक तत्व है। मतलब दूसरा कार्बनिक तत्व है सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला। द पेक्टिन is second
सेकेंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिक एलिमेंट आगे आप लिख लेंगे फाउंड इन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा अधिक जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या है? काइटिन है। नेक्स्ट है तो काइटिन हो गया। अब काइटिन के बाद में जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो आएगा वो है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो वो हम पढ़ते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य हैं वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप लिख लेंगे वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट के काम क्या क्या है, ठीक है। वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्क है ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा जो एक एलिमेंट है जो हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। द मेन कंपोनेंट, या फिर आप लिख सकते हो कि द मेन सोर्स which provide energy is carbohydrate, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जो तत्व सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला जो तत्व है वो क्या है? अपना कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लेंगे कि इसमें कि जो जीवों में शोषण के दौरान शोषण के बाद में जो ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, ग्लूकोज क्या होता है? टूट जाते हैं, जिससे बना उसी में टूट जाते हैं और जिससे ऊर्जा क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है और इसका यूज अलग अलग कार्यों में किया जाता है। आफ्टर द रेस्पिरेशन ठीक है, श्वसन के बाद द ग्लूकोज विल टूट जाते हैं, मतलब फ्रेगमेंट। द ग्लूकोज विल फ्रेगमेंट मतलब टूटना, विखंडन हो जाता है, टूट जाते हैं, जिससे द फ्रेगमेंटेशन जिससे क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। आफ्टर, फिर से आप लिखेंगे आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन द एनर्जी विल फ्री, मतलब मुक्त हो जाती है। मतलब जो भी एनर्जी, मतलब रेस्पिरेशन के बाद में जो भी एनर्जी जो उसमें खर्च हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। उसके बाद में दिस एनर्जी यूज्ड, या फिर दिस एटीपी आप लिख सकते हो, एटीपी या फिर एनर्जी इज यूज्ड टू, वो ऊर्जा किसमें बिताई जाती है? फिर अलग अलग कार्यों को करने में। डिफरेंट, या फिर आप लिख सकते हो वेरियस
वेरियस वर्क, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू वेरियस वर्क, है ना, वेरियस वर्क को वो करने में। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे C6H12O6, C6H12O6, ये क्या हो जाता है, कंबाइन होते हैं तो इसे ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज हो जाता है ये। इसी से उसमें प्लस किया जाता है 6O2, मतलब 6 अणु कार्बन के, उससे क्या बन जाते हैं, 1 मिनट में यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, मतलब C6H12O6 प्लस 6O2, मतलब 6 अणु जो ऑक्सीजन है वो बनती है। उसके बाद में क्या बन जाता है, 6CO2 बन जाता है प्लस 6H2O और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब हम जैसे ही सांस लेते हैं तब खाना तो हमें मिल ही जाता है, फूड जो हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद में ग्लूकोज बन ही जाता है, फिर हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन आती है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6CO2, 6 अणु जो कार्बन के बनते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं, H2O बनता है, पानी बनता है, और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है जिसका हम यूज करते हैं, जिसमें से हम 40% से तो अपना काम कर लेते हैं, मतलब जो भी हमारा खाना पीना हो जाता है, और 60% से जो हीट है, हीट के रूप में, मतलब ऊष्मा के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। मतलब हमारे शरीर से जो भी हीट है वो लगातार एमिट होती रहती है। अगर हम अपने हाथ को रगड़ेंगे सीधे सीधे तब उसमें से हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब उसमें से हीट रेगुलरली बाहर निकलती है। इतना समझ में आ गया, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो हो जाता है, नेक्स्ट जो आपका कार्य है वसा और अमीनो अम्ल। जो वसा है मतलब जो लिपिड है, और जो अमीनो अम्ल किससे बनते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं, मतलब ज़्यादा बहुत सारे अमीनो अम्ल चेन बना लेते हैं, उससे प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। तो वसा और जो भी अमीनो अम्ल हैं वो किससे ही बनते हैं, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट से ही वो बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे द लिपिड, या फिर आप फैट तो अलग हो जाएगा, द लिपिड एंड अमीनो एसिड्स, या फिर प्रोटीन, द अमीनो एसिड्स, द लिपिड एंड अमीनो एसिड्स इज मेड, द लिपिड एंड अमीनो एसिड इज मेड टू, या फिर आर the lipid and amino acid are made to glucose। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखेंगे, ग्लूकोज लिखेंगे, क्योंकि ग्लूकोज से वो बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मंड जो होते हैं, स्टार्च, पौधे में वह ग्लाइकोजन जंतु का मुख्य ईंधन स्रोत होता है। मतलब जो मंड जो होता है, मतलब वो पौधों में और ग्लाइकोजन जंतुओं में मुख्य ईंधन होता है। मतलब जो मंड है वो एक तरह से फ्यूल सब्सटेंस होता है, मतलब ईंधन पदार्थ होता है जो कि पौधों में तो होता ही होता है, और साथ में ग्लाइकोजन जंतुओं मतलब हमें या फिर कवकों में, उनमें क्या होता है, एक फ्यूल सब्सटेंस होता है, फ्यूल सब्सटेंस। द स्टार्च इज a major fuel source of plants में तो होता ही है, एंड एनिमल्स लिख सकते हो, या फिर ग्लाइकोजन जंतुओं, मतलब ग्लाइकोजन एनिमल्स भी या फिर लिख सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि जो कीट
यानी आर्थ्रोपोडा जो होते हैं का जो वाय कंकाल जो होता है, मतलब एक्टोस्केलेटन जो होता है वो किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही बना होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब काइटिन होता है, काइटिन का बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट लिख लेंगे, द एक्टोस्केलेटन स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, या फिर आप इसे आर्थ्रोपोडा भी कह सकते हैं। आर्थ्रोपोडा मतलब जो 11 संघ होते हैं ना, पोरीफेरा, नाइडेरिया और टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। तो आर्थ्रोपोडा है वो पूरे के पूरे जो जंतु जो संघ है, मतलब जो भी जंतु का जो संघ जो है, मतलब जंतु किंगडम है, मतलब जो एनिमल किंगडम है उनमें से सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा? आर्थ्रोपोडा। मतलब जो एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा जो संघ होता है वो आर्थ्रोपोडा ही होता है। तब उसमें आप लिखेंगे जो द एक्टोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट, या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं काइटिन। काइटिन का भी वो बना होता है, क्योंकि काइटिन का ही बना होता है असल में तो, ठीक है। तो वो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप प्रोटीन में पढ़ेंगे, प्रोटीन को पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।